नमस्कार, मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी साहित्य, सिनेमा और संगीत के YouTube चैनल के लिए आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हमारे सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब की 31 जुलाई यानी कि परसों उनकी पुण्यतिथि है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया जाता है। और चाहने वालों की तो बस बात ही क्या है, किस किस तरह से उनको याद करते हैं। तो हम भी विश्व हिंदी अकादमी भी लोखंडवाला में एक उन पर चर्चा कर रही है उनकी पुण्यतिथि पर। तो आज हमने शाहिद जी, उनके बेटे शाहिद रफ़ी साहब से समय लिया, बहुमूल्य समय उन्होंने दिया, 10 मिनट का समय दिया, तो हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। नमस्कार शाहिद साहब। नमस्कार। धन्यवाद, हम आपको हमने समय दिया। जी। और जैसा कि रफ़ी साहब का था कि व्यवहार भी बहुत अच्छा था, तो वही आप में परंपरा आप उनका निभा रहे हैं, वही अनुसरण कर रहे हैं उनके व्यवहार की। तो ये 31 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है। पूरे देश भर से याद है हमको, कब्रिस्तान सांता क्रूज में देश भर से अलग अलग चाहने वाले आते हैं। वहाँ आते हैं, निश्चित रूप से बांद्रा में घर पर और संग्रहालय में भी आते हैं। तो किस चाहने वालों की कुछ अलग अलग थोड़ी सी हमको उनके अनुभव बताएं, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं और पढ़ते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि मतलब परसों के दिन उनकी बरसी है, तो काफ़ी लोग आते हैं और मतलब हर जगह से आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुंबई से आते हैं, लेकिन हमने देखे हैं कि हिंदुस्तान से काफ़ी कोने कोने से लोग आते हैं जी। और आते साथ ही पहले तो उनका एक चौक यहाँ पे बना हुआ है, बांद्रा में ही है, जहाँ पे लिखा हुआ है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक। लकी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अपना पूरा चौक उनके नाम पे अपना किया गया था। लोग आते हैं, पहले वहाँ पे उन लोग अपना श्रद्धांजलि देते हैं, फिर वहाँ से फिर लोग घर पे आते हैं। घर पे अपने एक छोटा सा म्यूजियम टाइप बनाए, फिर अपना ये जाहिर सी बात है, ये पैंडेमिक की वजह से थोड़ा बहुत अपना थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम ज़रा थोड़ा उसके लिहाज से ज़रा थोड़ा सा लोगों को अपने मना किए हैं इस बार। गए साल भी किए थे मना, इस बार भी, क्योंकि अपने ये लॉकडाउन की वजह से और ये पैंडेमिक की वजह से। लेकिन लोग भी अपने घरों से इतने मतलब मैसेजेस, इतने लोग अपने जूम पे आते हैं, इतने लोग वीडियो कॉल्स पे आते हैं और बताते हैं कि मतलब अपने उनकी जो जिस तरीके से वो याद करते हैं रफ़ी साहब को, तो मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब इतना मतलब ऐसा जुनून और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है तो माशाल्लाह अपने ऊपर वाले की मेहरबानी के मतलब मैं समझता हूँ कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसा भी है कि मतलब जो लोग उनके इंतकाल के बाद पैदा हुए हैं वो भी मतलब अपने पता नहीं कहाँ से उन लोगों, जैसे रफ़ी साहब के बारे में कि अपने हाँ ठीक है एक सिंगर, तो उनके बारे में उन लोग अपना थोड़ा रिसर्च करने लगते, फिर देन वो फ़ैन बन जाते हैं। तो बोले कि हम तो 84 में पैदा हुए, कोई बोलता है मैंने 1990 में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी लोग आते हैं हमारे घर पे, आप यकीन करिए, अपने उन लोग माथा टेकते हैं और फिर उसके बाद उन लोग ज़ारो कतार उन लोग रोते भी हैं। मतलब हालांकि उन लोगों ने देखी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बस उनकी एक मोहब्बत, उनका एक जज्बा वो बस सामने आ जाता है। एक बार उत्तम सिंह जी से बातचीत चल रही थी एक कार्यक्रम के दौरान, रफ़ी साहब के गाने गा रहे थे गायक, बातचीत चली इसी, तो उत्तम सिंह संगीत जानता हूँ कि क्या इस दुनिया में दोबारा रफ़ी साहब जैसा कोई जन्म लेगा, असंभव, उत्तम सिंह ने कहा। तो रफ़ी साहब गानों की वजह से तो खैर याद करते ही, सभी रात दिन लोग उनको गाने सुनते याद करते, लेकिन व्यवहार और वही अनुसरण आप कर रहे हैं कि जो व्यवहार की भी बहुत चर्चा होती है रफ़ी साहब कि कोई भी निर्माता, निर्देशक, संगीतकार या गीतकार आज तक किसी को निराश नहीं किया उन्होंने। तो आप के कुछ अनुभव, संस्मरण, सिटिंग के, रिकॉर्डिंग के या शोज़ के, ऐसा कुछ अनसुने? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि मेरे वालिद रफ़ी साहब चाहते नहीं थे कि कोई भी उनका बेटा या बेटियां कोई भी इस इंडस्ट्री में आए। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, वजह उसकी ये कि जो तकलीफ़ें मैं समझता हूँ कि उन्होंने उठाई, वो नहीं चाहते थे कि मतलब मेरी औलाद भी उठाए।
और दूसरी बात ये कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि मतलब वो ये चाहते थे बल्कि कि अगर मेरी औलाद आना चाहती है तो या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से ऊपर आए। वाह। तो वो तो खैर मैं तो समझ तो बाप होता है, तो बहुत मुश्किल है, तो उनके धूल के बराबर नहीं हम तो इसी वजह से हम तो ज़रा थोड़ा सा दूर, हम खुद ही दूर और ख़ुद भी अपना उन्होंने दूर रखा है। तो ये बात थी कि मतलब अपना रफ़ी साहब की बातें तो अब दुनिया जानती है कि वो किस तरीके से, नो डाउट बहुत अच्छे वो गायक थे। गायकी में तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि वो मेरे पिता हैं या मेरे वालिद थे तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आप दुनिया से पूछे जो उनकी आवाज़ थी, जो मीठी आवाज़, जो उनकी पहाड़ी आवाज़, जो उनकी वेलवेटी, इंग्लिश में बोलते हैं वेलवेटी आवाज़ जो थी, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है अभी आना, क्योंकि उनको अल्लाह की देन थी, उनको ऊपर वाले की देन थी। वो खुद कहते थे कि ये तो मुझे अल्लाह की देन है, ये तो मेरे को ऊपर वाले ने देन दिया। अगर कभी रिकॉर्डिंग में बोले वाह रफ़ी साहब आपने बहुत अच्छा है, उनकी उंगली उड़ जाती थी, बोलते थे कि नहीं मैंने नहीं, ये तो ऊपर वाला करवा रहा है, ये ऊपर वाले की देन है मुझे, ये ऊपर वाला करवा रहा है मुझसे, और जैसे वो करवाता मैं गा रहा हूँ, ये मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई हिम्मत नहीं कि मैं ये सब कर सकूँ, ये तो ऊपर वाला करवा रहा है मुझसे। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे इंसान थे, बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे इंसान, तो ऐसे दयालु इंसान थे कि मैं समझता हूँ कि मतलब पता नहीं बहुत ही अलग किस्म के। साथ साथ में मैं समझता हूँ कि वालिद बहुत अच्छे भी थे। क्या कुछ संस्मरण ऐसे वालिद थे, मतलब ऐसे अपना पिता हमारे हैं कि हम तो अपना ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि अगर कोई कहता है कि मतलब दूसरा जन्म होता है, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अपने अगले जन्म में भी मुझे यही माँ बाप मिले। मतलब जो इज्जत, जो शोहरत जो ऊपर वाले ने इनको नवाजी थी, उनकी बदौलत हमें भी मिलती है, तो हमें भी अपना फ़ख्र होता है कि हमको भी ये महसूस होता है कि वाह, मतलब हम ऐसे घर में पैदा हुए तो ऊपर वाले की मेहरबानी, अपने ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। सुबह रफ़ी साहब कितने बजे उठते थे सर? उनका कोई टाइमिंग नहीं था, लेकिन 5 बजे तक तो उठ जाते थे। फिर रियाज करते? हाँ, थोड़ा पहले बहुत रियाज करते थे। अच्छा, पहले जी। लेकिन फिर बाद में उनका रियाज, उनकी रिकॉर्डिंग और उनके रिहर्सल्स, उनका रियाज होता था। तो एक दिन में उस दौरान 2 या 3 ही 1 या 2 ही गाने होते थे, लाइव होता था उसमें? लाइव होता था, लेकिन कभी कभी तो मैंने ये भी सुना हूँ कि मतलब कुछ अपने ऐसा टाइम हुआ, वो सुबह जाते थे तो रात में 12 बजे 4-4, 5-5 रिकॉर्डिंग कर आते थे, ये भी मैंने सुना। अच्छा। हाँ, हमने देखा नहीं है, मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि अब चाहते नहीं थे कि हम लोग रिकॉर्डिंग आके देखें। बहुत ही कम, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं सिर्फ 2 या 3 बार गया हूँ उनकी रिकॉर्डिंग देखने। वो नहीं चाहते थे ना। और शोज में बेशक मैं गया हूँ, शोज के मैं बिल्कुल गया हूँ। मतलब ऐसा है कि जब मैं लंदन में पढ़ता था तो मैं लंदन में ही रहता था, हमारे आधा ख़ानदान तो लंदन में ही है। तो अब्बा का शो था अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में। तो हमारी अम्मा ने पूछी कि मतलब अब्बा का शो हो रहा है पूरे अमेरिका में, करीब 15 या 16 शोज़ थे ऑल ओवर अमेरिका, और करीब 6-7 शोज़ अपनी कनाडा में हैं और कुछ शोज़ यूरोप में हैं, और मैं उस वक्त लंदन में था। तो अम्मा ने पूछी मुझसे कि तुम चलना पसंद करोगे? तो मैंने कहा नेकी और पूछ ज़रूर आऊँगा, मैं चलूँगा, मेरे को देखना है मुझे। तो उस वक्त मैं फिर शो में गया। तो अमेरिका का करीब 15-16 शोज़ थे, पूरा अमेरिका घुमा हूँ मैं माशाल्लाह। अब्बा के अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा था कि उनकी बदौलत हम देख लिए। पहली बार मेरा अपने अमेरिका का वो टूर था, ये 79 की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद अमेरिका के बाद अपने कनाडा था, कनाडा के बाद फिर यूरोप था। यूरोप तो खैर मैं रहता ही था लंदन में। तो ऐसे शोज़ मैंने देखे हैं उनके, माशाल्लाह से काफ़ी शोज़ देखा हूँ मैंने बहुत। अच्छा, घर में संगीतकारों का आना जाना था क्या? रिहर्सल्स होती थी तो बेशक अपने वो आते थे जी, संगीत का अपना म्यूजिक डायरेक्टर्स ये सब वो आते थे। रिहर्सल में रहते? नहीं, रिहर्सल के टाइम पे कोई अलाउड नहीं है, बस अब्बा रहते थे
उनके सेक्रेटरी मेरे मामू वो रहते थे, और अपना म्यूज़िक डायरेक्टर जो भी है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना उनको। पर कितनी बड़ी बात है साहब, कहाँ बच्चों को, उनका एक कहना था कि आओ तो पूरी तैयारी के साथ, बस आधे अधूरे नहीं। अधूरे नहीं, वो नहीं चाहते थे कि मतलब मेरे बच्चा कोई भी अधूरा है आए तो मेरे मुकाबले में आए या तो मेरे शो पर आए। ये ना बोले कि अरे अरे यार जो बाप में बात थी वो बेटे में नहीं, वो उनको वो बर्दाश्त नहीं होता। क्या इसी वजह से वो उन्होंने नहीं आने दिया। बोले आप लोग बिजनेस करो, जितना बड़ा बिजनेस करना है करिए आप, लेकिन लोहे के चने चबाने हैं भाई, गाना गाना भी अपने कोई मामूली बात नहीं है। वाह। जी ये संग्रहालय कब, जो अभी क्या है, मैंने एक वीडियो डाला था जो आपने, मैं आया था वहाँ पर, तो मुझे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं कहाँ है संग्रहालय। संग्रहालय का मैंने एक वीडियो डाला था। संग्रहालय कब शुरू हुआ, और इसमें आने जाने वाले जो आना चाहें तो उनके लिए कोई ऐसा नियम या टाइम? अभी जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक तो मैं समझता हूँ कि जी मुश्किल है, जी। लेकिन जब ख़त्म हो जाए लॉकडाउन तो फिर इंशाल्लाह आते हैं लोग, आते हैं जब भी वक्त मिलता है आते हैं, उनको देखना रहता है तो देखते हैं, चले जाते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी साहब के परिवार से कोई आएगा? क्योंकि आपको भी कई तरह के ऑफर आ रहे हैं, मैंने देखा है आपको कई लोग अप्रोच करते हैं। नहीं, मैं एज अ सिंगर तो मैं नहीं समझ सकता हूँ जी जी कि वो उनके मुकाबले में कोई आ सकता है। मैं अपनी बात तो बहुत दूर की बात है, जी लेकिन हाँ इंडस्ट्री में मैं आ रहा हूँ, जी। बट एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, जी, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जो इरादा है इंशाल्लाह अपना ऊपर वाला पूरा करे। मैं यही चाहता हूँ कि मतलब अपना एज अ प्रोड्यूसर में आऊँ, जी। और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले ने चाहे इंशाल्लाह तो आएंगे आगे। अभी 31 को आप भी जूम पर कुछ प्रोग्राम? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो देश और दुनिया के लोग काफी- मेरी एक ख्वाहिश थी जी। मेरी एक ख्वाहिश थी कि एक इंस्टीट्यूट बनाऊं रफ़ी साहब के नाम पे, जी तो अधूरा जैसा हो रहा था, लेकिन मेरे बेटे फुजैल, जी उसका नाम है फुजैल, जी वो माशाल्लाह से अपने इस लेगेसी को आगे ले जा रहा है। इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट चला रहा है वो, मेरी पूरी बैकिंग है उसके लिए। वो विदेश में है शायद? जी हाँ, जी हाँ, वो अमेरिका में है। वो क्या कर रहे हैं वहाँ? वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ में नौकरी भी कर रहे हैं। तो वो भी उसी तैयारी से आएंगे, जी, मतलब जी, जी, जैसा रफ़ी साहब चाहते थे? नहीं, वो सिंगिंग के तौर पे नहीं आ रहे, नहीं, जो भी तैयारी से आए। इंस्टीट्यूट एज अ बिजनेस कमिंग, एक स्कूल टाइप बना रहे हैं। जी तो उस हिसाब से अपने वो उस इंस्टीट्यूट में लोगों को सिखाया जाता है, नॉट ओनली वोकल लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स और वॉइस कल्चर, ये सब सिखाते हैं उसमें। तो पूरी बैकिंग भी दे रहा हूँ मैं, और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, बहुत लोग। तो इस लेगेसी को ऊपर लेके जाएंगे, देखिए पर फिर बाद में। देखिए, रफ़ी साहब का जो उनके चाहने वाले वो तो करते हैं, लेकिन जो महेंद्र कपूर जी हैं, लंदन में एक शो था उनका, और आप शायद आप लंदन में उस शो में गए तो महेंद्र कपूर जी ने आपके चरण छुए थे। जी तो नहीं, कितना मानते थे? मैं उस वक्त मैं नहीं था, मेरे भाई थे, मेरे क्या बड़े भाई। किस्सा था? जी यही बताए थे कि मतलब वो तो, क्योंकि अब्बा गुरु थे उनके, जी जी तो गुरु के बेटे को तो वो उस हिसाब से वो नज़र से देखते थे। वो उनका बड़प्पन, उनकी मोहब्बत, उनका बड़प्पन है, महेंद्र जी का उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने ऐसा किया। सारी हालांकि हम ऑडियंस लोग खड़ी हो गई उस जी समय। जी, क्योंकि हम लोग खुद अपना ताजुब थे कि मतलब, क्योंकि हम लोग महेंद्र अंकल को तो उस हिसाब से देखते हैं जैसे हम वालिद साहब को देखते हैं। तो हमारे भाई भी ज़रा थोड़ा सा अपना शर्मिंदा हो गए थे, क्योंकि अपना हम तो अंकल बोलते हैं उनको, लेकिन उनका अकीदा, उनकी मोहब्बत, उनका बड़प्पन उन्होंने सब सामने पेश किया। तो नई पीढ़ी के गायकों में आपको कौन गायक और किस उसी तरह की गायकी है, या जी। जो बदलाव हुआ है गायकी में इस समय अभी? गाने वाले तो सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बुरा है, लेकिन अपने इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो कंपैरिजन, वो तो अपने जो कर गए लोग पहले, वो कर गए, वो तो एक तरीके से एक इंस्टीट्यूट है, उनसे सीखें आप, जी जी लेकिन कंपैरिजन मत करें आप। वो मैं समझता हूँ कि वो कंपैरिजन जो करता है, बोले कि अरे वो रफ़ी साहब की क्या बात थी, उनकी ऐसी बात, ये नहीं करें आप।
वो एक बना दिया एक अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने अपने एक बना दिया, एक ढांचे में अपना एक डाई बनाया था अल्लाह ताला ने, वो ढांचे में अपने रफ़ी साहब को बनाया, वो रफ़ी साहब को बाहर निकाला वो अपना डाई को, और डाई तोड़ दिया, उसके बाद रफ़ी साहब बने ही नहीं। वही आपने कहा कि जो भी गाना हिट होता है अच्छा होता तो वो कहते थे अल्लाह की। बेशक बेशक जी। तो जैसे रफ़ी साहब ने धार्मिक, रोमांटिक, सामाजिक, जी 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 देश, मतलब हर तरह के गाने गाए और सभी गाने यादगार। जी जी। तो वही बात आती है, वो अपने आप को नहीं देकर ईश्वर को, अल्लाह को। बेशक वो अपना, ही वॉज अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर। जी। एक बात बताऊं मैं, अपने रफ़ी साहब वॉज अ वर्सेटाइल सिंगर, कोई सा भी जॉनर उनको दे दीजिए वो हर किस्म के अपने गाने गा सकते थे। देयर वाज, और अपना आप यकीन करिए कि मतलब उनमें ये कुदरती चीज़ थी, ये ऊपर वाले की देन थी कि कोई भी एक्टर के साथ उनकी आवाज़ मिल जाती थी। शमी कपूर साहब के लिए गा रहे हैं तो वो आवाज़ लगती थी कि शमी कपूर गा रहे हैं, और अगर धर्म जी के लिए गा रहे तो धर्म जी गा रहे, यूसुफ साहब दिलीप कुमार के लिए गा रहे तो दिलीप कुमार, हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, राजेंद्र कुमार के लिए देखिए आप, जॉनी वॉकर के लिए देखिए, गुरुदत्त साहब के लिए देखिए, मतलब हर किस्म का अपना उनकी आवाज़ मोल्ड हो जाती थी, जो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी लेट्स नॉट कंपेयर। फिर भी मैं कहता हूँ कि कंपेयर नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है, ये देन एक ही बार दी जाती है, सही बात, सही बात, फिर युग युग में नहीं आती है ये बात। बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से अपना ही वॉज अ लेजेंड। धन्यवाद सर। तो 31 जुलाई को हम तो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सभी शाहिद साहब का जूम पर ऑनलाइन प्रोग्राम देखिए रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर। धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।